So, as we have read dipole interaction, dipole induced. So now what we are going to read, the next one is dispersion forces. Now what is dispersion forces? Dispersion forces, they are also known as London forces. So what is London forces? They are also known as London forces. So what happens exactly here? Whenever it is all like in case of non-polar molecules, it exists in non-polar molecules. तो आखिर होता क्या है? हम तो पोलर देख चुके हैं. पोलर में जैसे हम H2O रखे थे, ओके, H2O से हम जैसे मतलब दूसरा जो NaCl से सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड पे हम हाइड्रोजन का भी देख रहे थे एंड हम ऑक्सीजन का भी देख रहे थे. लाइक ऑक्सीजन का तो Na के लिए था, लेकिन हाइड्रोजन का हमारा क्लोरीन का हमारा हाइड्रोजन के लिए था. सो इसमें क्या होता है? इट एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से इट इज होमोएटॉमिक इन नेचर. होमोएटॉमिक इन नेचर. आखिर हम ऐसे देखते हैं, अगर सिंपली टेक एग्जांपल I2 में क्या होता है? एक आयोडीन में we have got 7 and in this iodine we have got 7 electrons. So there is a bond that is formed between iodine, that is in the 7th electron it forms bond. So we can say here in case of that both are of same electronegative differences. Like iodine both का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है. सो यही जो मतलब हमारा नॉर्मली बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ना, बॉन्ड तो हमारा मतलब द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड. सो हियर दैट द बॉन्ड इज फॉर्म, बट हियर दे डोंट हैव एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस, दे आर बोथ आर ऑफ सेम. सो हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म? तो इसमें क्या होता है ना, एक आयोडीन उसका जो होता है, यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पे नेगेटिव एंड डेवलप होता है, और दूसरा आयोडीन का इस तरफ जो डिस्टॉर्टेड क्लाउड है, डिस्टॉर्टेड क्लाउड में इस तरफ तुम्हारा नेगेटिव एंड इस तरफ तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. तो ये जो मतलब रहता है, दिस साइड इसका न्यूक्लियस रह जाता है, दिस साइड, एंड हियर इन केस ऑफ हियर इट इज दिस साइड द न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव चार्ज. सो ये डिस्टॉर्टेड क्लाउड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे ऐसे हो जाता है. सो एज अ रिजल्ट यू कैन से चार्ज इज डेवलप्ड as a result of the different in the orientation, that is the negative distorted cloud, electron cloud, it comes this side, and of here it comes this side, as well as the positive charge is attracted. That means the nucleus, which is positively charged, it gets attracted to the negative end. So here the charge is developed, that is known as instantaneous dipole charge, okay, which is called as इंस्टैंटेनियस, मतलब इंस्टेंट में डेवलप होता है फिर खत्म हो जाता है. इंस्टैंटेनियस डाइपोल चार्ज, ये क्रिएट होता है और इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. सो इसीलिए हम बोलते हैं दीज फोर्सेस are always negative. These forces
are always negative. Now यहाँ पे अगर आयोडीन आयोडीन उन दोनों का फोर्स के बारे में बोला जाए तो वो रिलेटेड होता है 1/r⁶. Okay. Now what are the factors on which they depend? Now factors on which they depend. फर्स्ट जो तुम्हारा होता है, द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स, इट इज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. मतलब ये ज्यादातर लार्ज मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट होता है. लार्ज मॉलिक्यूल्स इन द सेंस, हम जैसे लिए अभी आयोडीन. आयोडीन में क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर. As the number of electrons they are more, so definitely negative charge can be easily induced at one pole and positive charge can be induced over the other pole. So यहाँ पे क्या होता है? We can say larger the molecule, यहाँ पे क्या है? आयोडीन बहुत लार्ज है, तो larger the molecule, so definitely ease of formation of bond. ये जो आयोडीन, अगर हम फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरीन जो होता है बहुत छोटा होता है, तो उसमें ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड वहां पे नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ड्यू टू मोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये ज्यादा होता है. ड्यू टू मोर forces of attraction. किसके लिए attraction किसके लिए होता है? Due to distorted cloud. Okay, due to electron distorted cloud. Due to distorted cloud of electrons. ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जो क्लाउड फॉर्म में होता है, ये जो क्लाउड फॉर्म में होता है, ये क्लाउड फॉर्म में होता है, ये एक तरफ चला जाता है और इस तरफ ये अट्रैक्ट होके इस तरफ आ जाता है, तो यहाँ पे उन दोनों का बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, देन हमारा आता है कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है. और एक फैक्टर दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो बॉन्ड अच्छी तरह फॉर्म होगा, क्योंकि उतना ही प्रोटॉन्स होंगे और उतना ही प्रोटॉन्स होंगे तो डेफिनेटली द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोर. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से मोर द नंबर, मोर इज द ease of bond form. Okay, then third point that we go, it is molecular structure. यहाँ पे देखो जितना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हर एक का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहता है. अगर हम देखेंगे, इफ यू सी लाइक सपोज इफ यू टेक, तुम लोग 10th में पढ़े थे, दैट इज अगर हम बोलेंगे एन ब्यूटेन. ओके, एन ब्यूटेन में क्या था? चारों कार्बन थे और इस तरफ H3, इस तरफ H2 एंड H3, दैट इज एन ब्यूटेन. और ये रहा तुम्हारा ब्रांच्ड में लेंगे तो देन दिस इज आइसोप्रोपेन. आइसोप्रोपेन में क्या होता है? यहाँ पे सेम चार है लेकिन यहाँ पे जो है ब्रांच्ड है, सो डेफिनेटली सरफेस एरिया यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा सरफेस एरिया है. सो मोर सरफेस एरिया, मोर इज द ease of bond formation. More is the ease of bond formation. तो ऐसे होता है तुम्हारा dispersion forces, that is London force. So next is your
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस, सी हम तो देख चुके हैं दैट पोलर मॉलिक्यूल जो पोलर होता है वो हमेशा एक दूसरे के मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन नॉन पोलर में देखें हम, नॉन पोलर में हम क्या देखें, तो नॉन पोलर में अगर हम देखें देन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल इट कैन आल्सो बी इंटरेक्टेड विद द इंटरेक्शन दैट इज थ्रू द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल। मतलब यहां पे क्या होता है ना, एक नॉन पोलर अगर रहेगा इधर, एक नॉन पोलर, तो इट कैन बी एक्चुअली एक डाइपोल यहां पे इंट्रोड्यूस हो सकता है। यहां पे चलो इसका नेगेटिव यहां पे है और इसका पॉजिटिव यहां पे है, इसका ये जो न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, डिस्ट्रक्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस तरफ भाग गया। तो हम बोल सकते हैं चलो ऐसे कुछ हो रहा है, तो हम देखेंगे दैट इसका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ ऐसे फॉर्म होता है। मतलब इस तरफ वो सॉरी अगर हम इस तरफ नेगेटिव एंड इस तरफ पॉजिटिव लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस तरफ खींचा चला आएगा। तो हम लिख सकते हैं, यू कैन राइट a non-polar molecule can also be polarized. Non-polar molecule can also be polarized by the presence of a polar molecule, by the presence of a polar molecule, thereby making it an induced dipole, मेकिंग इट एन इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब इसमें डाइपोल नहीं था पहले लेकिन इंड्यूस किया गया, किसके तरफ से ना, ये है तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल के वजह से यहां पे तुम्हारा इंड्यूस हुआ डाइपोल। मतलब ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया और अंदर तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। सो लाइक दिस समवॉट इट गेट्स फॉर्म। अगर ऐसे मतलब कैसे फिर फॉर्म हो जाता है, ये तुम्हारा रहा पोलर मॉलिक्यूल में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस तरफ भी वैसे ही होता है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ नॉन पोलर में होता है। सो दिस इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, सो हियर आल्सो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन is directly proportional to 1 by r to the power of 6. Okay, whereas हम लोग जब कीसम फोर्सेस पढ़े थे वहां पे तुम्हारा फोर्स कितना था, फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो तो तुम्हारा है that is the force of interaction is of the order F is directly proportional to 1 by r to the power of 6. So बच्चों ये जो तुम्हारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल था और तुम्हारा कीसम फोर्सेस था और लंदन फोर्सेस है, these are all forces of attraction and these all the forces, these are known as van der Waals forces. All these forces, all the above forces are known as van der Waals forces of attraction. अगर तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे देन यू नो दिस van der Waals forces of attraction. वहां पे सिर्फ तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यहाँ पे तुम्हारा मतलब एग्जैक्टली van der Waals फोर्स कैसे डेवलप होता है। जैसे था ना वीक van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे 10th क्लास में पढ़े थे, यू हैव ग्राफाइट। ग्राफाइट में क्या होता था, ग्राफाइट में होता था वीक van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज वीक van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? जब भी ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक रहते हैं देन दोज आर नोन एज वीक van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब स्ट्रांग होते हैं ऐसे van der Waals फोर्स नॉर्मली ये जो है क्योंकि इंड्यूस्ड होता है,
डाइपोल इंड्यूस्ड होता है, आयन इंड्यूस्ड होता है, डिस्पर्सन होता है, मतलब डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्पर्सन होता है, तो वहां पे होता है। तो लगभग ये जो है तुम्हारा ऐसे पकड़ा जाए, दीज आर नॉर्मली वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात करें, देन वी हैव गॉट द नेक्स्ट वन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बच्चों हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे अच्छी तरह से। वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हारा पता है, मैं इतना डिटेल नहीं जाऊंगा। यहाँ पे अगर हम लेंगे, लेट अस टेक या HF, ओके, HF में तुम्हारा क्या होता है, दिस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर। यहाँ पे तुम्हारा इन दोनों के बीच में दिस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा बॉन्ड जो ये है जो फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मैं तुम्हें डिटेल पढ़ा चुका हूं in your chemical bonding chapter, so no need to go with this in detail, in depth. So here normally हमारा क्या होता है, it is around the bond energy is near about from 10 kilojoule to 100 kilojoule का bond energy इनका लगता है। तो these were all the forces of attraction। अगर यहाँ पे कुछ repulsive forces होता है, जहां पे भी बच्चों, जहां पे भी अट्रैक्टिव फोर्सेस रहता है, वहां पे तुम्हारा रिपल्सिव फोर्स भी रहता है। सो हम देखते हैं रिपल्सिव फोर्स कैसे क्रिएट करते हैं हम। रिपल्सिव फोर्स ये सब है तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम लिखा जाए रिपल्सिव फोर्सेस, देखो जब भी हम एनर्जी एक मैटर को देते हैं, किसी भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड को हीट करने से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड को हीट करने से वेपर हो जाता है, फिर वेपर को कूल करेंगे तो हो जाता है वो लिक्विड, फिर वहां से हम अगर कूल करेंगे तो वी गेट बैक द सॉलिड। और पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ दैट द ट्रिपल पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी हम एनर्जी देते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स, द एटम्स, दे स्टार्ट गेनिंग एनर्जी, द पार्टिकल्स दे स्टार्ट गेनिंग एनर्जी, तो एक रिपल्सिव फोर्स उनमें डेवलप हो जाता है, और रिपल्सिव फोर्स से वो दूर दूर चले जाते हैं। सो इफ द हीट सप्लाइड इज सफिशिएंट इनफ टू ब्रेक द बॉन्ड, देन द कन्वर्सन ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। तो यहां पे क्या होता है देखते हैं, थर्मल एनर्जी। लेट अस स्टडी अबाउट द थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी, तो यहां पे थर्मल एनर्जी में यू कैन सिंपली नोट डाउन दैट वहां पे तुम्हारा क्या होता था, मतलब थर्मल एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, ओके। तो क्या होता था, हम जब भी थर्मल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, देन वहां पे तुम्हारा मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी गेन करते हैं, तो थर्मल मोशन उनका बहुत ही ज्यादा वीक रहता है। मतलब अगर सॉलिड का बोले तो सॉलिड का थर्मल मोशन क्या होता है, थर्मल एनर्जी ना, इट इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड में तो मूवमेंट नहीं है, तो मूवमेंट नहीं है मतलब लो थर्मल मोशन है। लिक्विड में इंटरमीडिएट थर्मल मोशन है, मतलब मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस। बट अगर हम गैसेस का लेंगे, देन दे हैव मोर थर्मल मोशन। तो थर्मल मोशन के बारे में बोलेंगे तो थर्मल मोशन है हमारा ऑर्डर। थर्मल एनर्जी तो लिख दो, दैट इज द मूवमेंट एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद अगर ऑर्डर ऑफ थर्मल मोशन लेंगे, ऑर्डर ऑफ थर्मल मोशन, देन सबसे कम सॉलिड रहता है,
फिर उसके बाद लिक्विड आ जाता है, फिर सबसे ज़्यादा तुम्हारा गैसियस स्टेट में रहता है। सो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम नॉर्मली बचपन से एज वी सी दैट इंटर कन्वर्सन स्टेट्स, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इंटर कन्वर्सन मतलब अगर सॉलिड रहता है, सॉलिड का एज इट इज थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इट इज वेरी लो, तो ज्यादा लो होता है तो इसीलिए वो लोग टाइटली पैक्ड हैं, वहां पे तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम है, दैट इज द लीस्ट इन ऑल द स्टेट्स। तो वहां पे हम जब एनर्जी उसको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब देते हैं, सॉरी प्रोड्यूस नहीं, एनर्जी व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी इन द सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में जब वो जो एनर्जी हम सप्लाई किए, एनर्जी जब सप्लाई किए, कुछ भी सॉलिड का रहता है और उसको अगर हम एनर्जी सप्लाई किए तो ये सब एनर्जी गेन करके एक दूसरे को पुश करते हैं, एंड व्हेन दिस एनर्जी सप्लाइड इज एनफ टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दोनों सॉलिड का पार्टिकल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जब ब्रेक कर देता है, देन वी गेट द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट को वैसे ही हम जब ज्यादा हीट देते हैं तो देन आफ्टर वहां पे व्हेन इट इज एनफ टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड स्टेट, देन वहां पे हमारा गैस फॉर्म हो जाता है। यही गैस यहाँ पे जहां पे थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, जब हम उसको कूल करते हैं, यू नो कूल मतलब क्या है ना, हम उसका एनर्जी निकाल देते हैं, हम उसका एनर्जी निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या है, वी ड्रॉ आउट द एनर्जी फ्रॉम दिस स्टेट, दैट मीन्स कूल, हम उसको कूल करते हैं, मतलब क्या है, हम उसका एनर्जी निकाल देते हैं। तो निकाल देने से दे लूज द मोशन एंड दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड, फिर लिक्विड का भी अगर हम निकाल देंगे देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड पार्ट। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज आइस, सिंपल, यहाँ पे आइस जो है वो सॉलिड H2O होता है, और वो जब हम हीट प्रोड्यूस देते हैं तो वाटर हो जाता है, वो है तुम्हारा लिक्विड H2O, और जब हम और ज्यादा हीट देते हैं तो हमको आ जाता है वेपर, दैट इज वेपर जो है वो है तुम्हारा गैसियस H2O। और सेम है, हम उसको कूल कर देंगे तो विल गेट बैक लिक्विड वाटर, देन आफ्टर हम इसको कूल कर देंगे, देन वी गेट बैक द सॉलिड H2O। सो दीज आर द प्रोसेसेस। यहाँ पे तुम लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं that the point at which all the three states exist, that is the triple point, और दोनों मतलब डेफिनेशन हमको याद रखना है, that is melting point. What is melting point and boiling point? Well, बच्चों melting point मतलब क्या होता है ना, it is that temperature, लिखो, it is that temperature where both the solid and liquid state coexist। मतलब एक आइस रहता है, अगर वो 0 डिग्री पे आ जाए तो 0 डिग्री में क्या होता है, आइस भी होता है और पानी भी होता है। मतलब एट दैट पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे तुम्हारा, लेकिन वाटर का हम देखे थे ट्रिपल पॉइंट कौन सा था, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्योंकि उस टेम्परेचर में मेल्ट होता रहता है और सॉलिड भी रहता है, एंड वी हैव दैट वेपर स्टेट ऑल्सो, वेपर भी उसके ऊपर फॉर्म होता रहता है, तो दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, वेपर स्टेट नहीं रहता है, यहाँ पे एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री में 0.1 आ गया, वेपर आ गया, 0 रहा तो ओनली सॉलिड आइस है तुम्हारा, एंड वो मेल्ट होता रहता है तो वाटर भी रहता है। सो मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच both solid state as well as liquid state coexist. And if we say about boiling point, then write what is boiling point. It is that constant temperature. Boiling point, it is that constant temperature at which vapor pressure of a liquid
at which constant temperature, at which vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure. तो बच्चों यहाँ पे जो है तुम्हारा सर ये वेपर प्रेशर क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाता है, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है. सी हम थोड़े मतलब ये चैप्टर में हम जब लिक्विड स्टेट के बारे में एंड गैसेस स्टेट के बारे में तब जानेंगे, देन वी विल नो दिस वेपर प्रेशर. ओके, लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. बट प्रायर टू दैट हमारा जो है तुम्हारा मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर में इस चैप्टर में तुम्हारा सॉलिड नहीं है. ओके, सॉलिड जो है वो तुम्हारा सेकेंड ईयर में है. हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे तुम्हारा लिक्विड्स एंड गैसेस के साथ. सो लिक्विड्स एंड गैसेस के साथ हम पढ़ेंगे. तो पहले हम जो है गैसेस के साथ नेक्स्ट सेगमेंट में हम स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.